लेक्चर का जो पर्पज है वो ये है कि साहब हमने कल बिजनेस पढ़ लिया, फीचर्स पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, स्टेजेस। आज आगे हमारा जो मेन फोकस रहेगा ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बिजनेस के, और बिजनेस एक्टिविटीज के क्लासिफिकेशंस कौन कौन से हैं, कौन कौन सी हमारी जो एक्टिविटीज है जो बिजनेस में इंक्लूड होती हैं। देखो साहब, बिजनेस के अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें ना, तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाने का, राइट। अब केवल प्रॉफिट का जो ऑब्जेक्टिव है उसके साथ बिजनेस करोगे ना, केवल प्रॉफिट पे फोकस करोगे तो लॉन्ग टर्म नहीं चलोगे। लॉन्ग टर्म चलना है तो आपको बहुत सारी चीजों को साथ में लेके चलना है। केवल प्रॉफिट को फोकस करना तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो जाता है, राइट। तो पर्सनल होकर इतना आप लॉन्ग टर्म नहीं जा सकते, तो आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। उसमें हमें इंक्लूड करने पड़ेंगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी, सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स भी, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी। तो एक बिजनेसमैन है ना, वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसके ऊपर बहुत सारी चीजों का लोड होता है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके इन सारे कामों को करना पड़ता है। तो बिजनेस हैज सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, कैटेगराइज हम ऐसे कर सकते हैं इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन, नेशनल। तो अगर अपन वन बाय वन इन सारे ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या आता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर एक छोटा सा पार्ट दे दिया कि साहब प्रॉफिट कमाने का है, क्लियर। प्रॉफिट कमाने का पार्ट तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है कि प्रॉफिट हमें काय के लिए चाहिए साहब। प्रॉफिट वो चीज है जो फ्यूल होता है, जैसे मतलब फ्यूल होता है, रिवार्ड होता है, किसी काम को करने का एक मोटिवेशन होता है बिजनेसमैन के लिए, राइट। अब जैसे किसी बच्चे ने पढ़ाई करी और उसको मार्कशीट मिल गई, वो टॉप कर गया, उसका अच्छी परसेंटेज आ गई, तो ये उसका रिवार्ड है। कोई दौड़ा और दौड़ में स्पोर्ट्स में फर्स्ट रैंक आ गई, तो उसका रिवार्ड है। अब हमारा जो बिजनेसमैन है सुबह से शाम तक दौड़ रहा है, वेरियस एक्टिविटीज एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उसका जो फ्यूल या जो रिवार्ड उसको मिलता है ना, जिससे उसे मोटिवेशन मिलता है कि काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, बहुत सारे स्कोप है इसमें, तो वो प्रॉफिट है, जो न केवल उसके लिए बल्कि उसकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी जरूरी है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में हमें प्रोडक्शन करना है, और जो फैक्टर्स हैं उनको अपने अपने इनाम मिलते हैं। फैक्टर्स का मतलब हो गया, किसी ने पैसा लगाया है तो उसे इंटरेस्ट मिलता है, किसी ने जमीन या जगह लगाई है उसको रेंट मिलता है, कोई एम्प्लॉई है, लेबर है, तो उसको सैलरी मिल रही है। तो इसी तरीके से हमारा जो एम्प्लॉयर है उसने रिस्क लिया है, तो उसको एज ए रिटर्न रिस्क लिया है, कैपिटल भी लगाया है, उसको एज ए रिटर्न प्रॉफिट मिलना चाहिए, राइट। ये हमारी इस चीज की जरूरत है। आगे दूसरा जो ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक होता है वो आपका है सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर्स। एक्चुअली जब तक आप अपने उन लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे जिनको आप प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो, उनको आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं दे पाओगे, जिस पर्पज के लिए आपने प्रोडक्ट बनाया है वो पर्पज आप सामने वाले तक नहीं पहुंचा पाओगे, उसकी यूटिलिटी सामने वाले तक नहीं पहुंचा पाओगे या समझा पाओगे, तो फिर आपका बिजनेस एक्टिविटी बेकार है। किसी भी बिजनेस का सर्वाइवल कस्टमर के सेटिस्फेक्शन से ही ओरिएंटेड होता है। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ यदि इस टाइम अगर आपके समझ में नहीं आया तो वो यूजलेस है, राइट। देयर हैज टू हैव द सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर, अल्टीमेट यूजर। इसलिए बिजनेस का जो उद्देश्य है वो क्या है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। पीटर एफ ड्रकर ने कहा है कि साहब एक वैलिड डेफिनेशन बिजनेस के पर्पस की हम दे सकते हैं कि साहब कस्टमर क्रिएट करने की कही उन्होंने, राइट। कस्टमर क्रिएट तब होते हैं जब आप उनकी वांट को सेटिस्फाई करते हैं, क्लियर। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आपका अगला आता है इनोवेशन। भाई देखो, जो चल रहा है उसी ट्रैक पे काम करोगे तो जितना मिलता रहा है उतना ही मिलेगा। अगर आपको उससे ज्यादा चाहिए तो आपको वो करना पड़ेगा जो अभी तक किसी ने नहीं किया, और इसे हम कहते हैं क्रिएटिविटी या इनोवेशन। क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी या इनोवेशन। उसके लिए आपको नई टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ सकती है, नई तरीके का प्रोडक्ट बनाना पड़ सकता है जिसके बहुत सारे यूजेस हों, नई सर्विसेज जनरेट करनी पड़ सकती हैं। बिजनेस कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है जब तक वो नई प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, नए बहुत सारे उसके वैरायटी ऑफ यूजेस नहीं लाएगा। कोई सा भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप, राइट। अब जैसे इस टाइम पर आप देखो ना, किसी भी चीज का एडवर्टीजमेंट आता है तो उसकी यूटिलिटी के साथ आता है कि हम जो चीज देने वाले हैं वो अभी तक किसी ने दी नहीं है, राइट। ई व्हीकल्स के बारे में आ रहा है, कभी हम ओला S1 को सुनते हैं, कभी हम बाउंस इन्फिनिटी को सुनते हैं, कभी लोकल भी सेलर्स हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिकल बना लिए हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग हैं तो वो अपनी अपनी यूटिलिटी बता रहे हैं साहब, हमने ये इनोवेशन किया है, इससे हमारा जो है
ये चीज हम आपको बेनिफिट देंगे लॉन्ग रन में। चलिए आगे चलते हैं। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ये भी है। देखो रिसोर्सेज में पैसा लगता है, कोई सी भी रिसोर्स आप बिजनेस में लगाओ तो उसका बेस्ट यूज करना और उससे बेस्ट आउटकम का लाना बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिजनेस का पर्पस होता है, राइट। रिसोर्सेज कौन कौन सी हो सकती हैं? फिजिकल या आपकी जो है मशीन रिसोर्सेज या एम्प्लॉय रिसोर्सेज, कोई सी भी हो सकती हैं। तो जितने भी लोग आपके पास हैं, जितनी भी रिसोर्सेज, जैसे मशीन आपके पास है, एम्प्लॉयज आपके पास है, एसेट्स आपके पास हैं, उनका आपको अटमोस्ट यूटिलाइजेशन करना है जिससे आपका जो है बेस्ट आउटकम आ सके। क्लियर? उसे हम कहते हैं इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम बात करें साहब दूसरा जो कैटेगरी है हमारी ऑब्जेक्टिव्स की, वो है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। देखो साहब, हमेशा जब भी मैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात करता हूँ ना, मैं एक चीज कहता हूँ, बिजनेस इज फ्रॉम द सोसाइटी एंड फॉर द सोसाइटी। बिजनेस सोसाइटी के लोगों से ही होता है और सोसाइटी के लिए ही होता है। आपके यहाँ जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज, वो भी सोसाइटी से ही आए हैं। आपके जो प्रोडक्ट को खरीदेंगे वो भी सोसाइटी में से ही कंज्यूमर्स होंगे। तो ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करें जिससे आपका लॉन्ग टर्म इमेज बनी रहे, लॉन्ग टर्म आप प्रेजेंस मार्केट में बनी रहे और लोग रिपीट बाइंग करते रहे। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हमारा केवल यही नहीं आता है, बहुत सारे होते हैं, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अभी इसमें क्या मेंशन है वो देख लेते हैं। पहली सोशल ऑब्लिगेशन आपके पास है, जो भी गुड्स आप प्रोवाइड करो दैट हैज टू बी क्वालिटेटिव गुड्स, दैट हैज टू बी एट फेयर प्राइस। ऐसा नहीं कि साहब क्वालिटी तो कम है और प्राइस ज्यादा है तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी। जब भी आप इसके अगेंस्ट काम करोगे, क्वालिटी ज्यादा दोगे और प्राइस कम रखोगे, तब आपकी डिमांड या प्रेजेंस मार्केट में बहुत ज्यादा बनी रहेगी। तो हमेशा टारगेट बिजनेसमैन का ये होना चाहिए कि मैं रिसीव कम करूं लेकिन उससे कम से कम डबल वैल्यू दूं, तब वो सस्टेनेबल रहेगा, राइट। तो बिजनेस मस्ट सप्लाई क्वालिटी प्रोडक्ट एज डिजायर्ड बाय द कस्टमर्स। प्रोडक्ट शुड बी ड्यूरेबल, जेन्युइन, नॉट डुप्लीकेट एंड सेफ। प्राइस जो चार्ज होंगे गुड्स के वो भी रीजनेबल होने चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। एडॉप्शन ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, हमें साहब बिजनेस में पकड़ तो बनानी है, अपनी प्रेजेंस तो पहुंचानी है, मार्केट इमेज बनानी है, कैपिटल मार्केट शेयर बनाना है, लेकिन along with that there is certain obligation कि हमें कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी है कि हम चीटिंग करें, हम कोई ऐसी चीज करें कि लोगों एडल्ट्रेशन करें, मिलावट करें, राइट। कोई अनफेयर प्रैक्टिस करें विच इज नॉट एथिकल, तो हम उसको हम कहते हैं कि फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हमें इन्वॉल्व करनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है बिजनेस को फॉलो करना चाहिए फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, सारे समय पर अवॉइड करना चाहिए ऐसा कोई भी काम जो एंटी सोशल हो, जैसे होर्डिंग। होर्डिंग का मतलब माल को इकट्ठा करके रख लेना कि जब जरूरत पड़ेगी तब निकालेंगे, रेट बढ़ जाएंगे तब, या फिर बायर से, खरीदार से एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करना, इस बात का फायदा उठाकर कि मार्केट में दूसरा बेच नहीं रहा है। मतलब एक्स्ट्रा से मतलब ओवर एक्स्ट्रा, राइट। मार्केट में रिसेशन है, आप कर रहे हैं ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं आप, राइट। मतलब गुड्स को वहां पहुंचा रहे हैं, या ब्लैक मार्केटिंग का मतलब हो गया आप टैक्सेस की चोरी कर रहे हैं, राइट। इट शुड नॉट इंडल्ज इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक सुपीरियर प्रोडक्ट्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। मतलब कोई भी आप एडवर्टीजमेंट दें तो इस बात को तय कर लें कि जो भी एडवर्टीजमेंट लिखा है वो आप पूरा करेंगे। केवल एडवर्टीजमेंट इसलिए नहीं होना चाहिए कि कस्टमर एक बार आ जाए और फिर उसको थोड़े टाइम बाद मालूम पड़े कि साहब हमारे तो बाल ही नहीं थे लेकिन हमें कंघा बेच दिया गया, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लेकिन हाँ, मार्केटिंग में ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। सामने वाले की जरूरत को समझो, फिर उसको उसकी जरूरत की चीज दो, राइट। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं होना चाहिए कि साहब इस कंघे को ले जाओ बाल आ जाएंगे आपके। अगला है ऑयल आता है। तो देखिए इन दिस जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मतलब बिजनेस का एक सोशल ऑब्जेक्टिव ये मैंने कहा अभी कि बिजनेस इज फ्रॉम द सोसाइटी एंड फॉर द सोसाइटी। तो जरूरी है कि साफ सोसाइटी के लिए वो रोजगार डेवलप करे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डेवलप करे, राइट। उसे अपने आप को बढ़ाना है और बढ़ाने के साथ साथ रोजगार का सृजन करना है, एम्प्लॉयमेंट डेवलप करने हैं, जनरेट करने हैं। तो बिजनेस को ऐसे लोगों को भर्ती करना है जिससे मतलब, और जब वो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हों तो उस टाइम पर उन्हें कास्टिज्म का ध्यान नहीं रखना है, सेक्स का ध्यान नहीं रखना है, मतलब कहने का मेल को ही एम्प्लॉयमेंट देंगे, फीमेल को ही एम्प्लॉयमेंट देंगे, रिलीजन का ध्यान नहीं रखना है, इस पर्टिकुलर कास्ट को देंगे,
ठीक है। एम्प्लॉइज के वेलफेयर का आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब होता है जो लोग आपने भर्ती किए हैं उनके काम करने का एनवायरनमेंट ऐसा हो कि वो सही प्रोडक्टिविटी आपको दे सकें, राइट। सही आप उनको सैलरी दें, आप उनको वर्किंग कंडीशंस अच्छी दें, कैंटीन की फैसिलिटी दें, रहने के लिए एकोमोडेशन ठीक दें, ट्रांसपोर्ट मेडिकल फैसिलिटीज दें, कम्युनिटी सर्विसेज। ये आपका अगला सोशल ऑब्जेक्टिव्स है। कम्युनिटी सर्विसेज का मतलब होता है फिर वहीं फ्रॉम द सोसाइटी एंड बिजनेस फॉर द सोसाइटी। तो सोसाइटी जिसमें आप रह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हर चीज जो भी आप दे रहे हैं उसके लिए पैसे लेना ही जरूरी है। कुछ ऐसे भी काम आपको करने होंगे जो चैरिटेबल होंगे, जो फाउंडेशनल होंगे, जिनके लिए आपको पैसे नहीं भी मिलेंगे तब भी आप उन कामों को करेंगे। तो वो होती है कम्युनिटी सर्विसेज। लाइक फ्री में एजुकेशन देना, फ्री में ट्रेनिंग देना, फ्री में आपका जो है कभी कभी जरूरत पड़ जाए, जैसे कोविड का रिसेशन का टाइम था तो फूड डिस्ट्रीब्यूशन करना, राइट, या फिर मेडिकल फैसिलिटीज देना, इस तरीके की चीजें। क्लियर। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, हम ऐसा नहीं है कि केवल पेड रिसोर्सेज को यूज करते हैं, हमेशा हम उन रिसोर्सेज को भी यूज करते हैं जो फ्री में हमें मिलती हैं। वो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं। हमें जरूरत पड़ती है पानी की, हमें जरूरत पड़ती है एयर की, हमें जरूरत पड़ती है आपकी जो है एनवायरनमेंट की, ट्रीज की। तो हम जाने अनजाने बिजनेस करते हुए, मैन्युफैक्चरिंग करते हुए इन नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाले टाइम में हम इनके डेवलपमेंट के लिए भी जितना खर्च किया उस गैप को भरने के लिए भी कुछ एफर्ट्स करें, ट्रीज लगाएं, और कुछ वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल कंडक्ट या मेजर्स हम अप्लाई करें। क्लियर। आगे आते हैं साहब हमारे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, थर्ड कैटेगरी। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव माने ह्यूमन से रिलेटेड बातें। तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स अगर हमें बात करनी है तो वैसे सोशल में भी ह्यूमन आया था, अभी देखते हैं ह्यूमन में इन्होंने इंक्लूड किया है कस्टमर्स को और एम्प्लॉइज को। जो ये दोनों लोग हैं, जब ये आपसे जुड़े हैं तो ये दोनों ह्यूमन बीइंग ऐसी फीलिंग रखें कि साहब उनका कुछ कनेक्शन एंटरप्राइज से हो गया है। कई बार तो होता नहीं है कि कस्टमर, मान लो अच्छा व्यवहार किसी का है बिजनेसमैन का, तो वो अपने बगल में सेलर से नहीं खरीदता, लेकिन आधा किलोमीटर दूर जाके खरीदने जाता है थोड़ा अटैचमेंट हो जाता है। तो इस तरीके की बातें कब उगती हैं? जब हमारा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। एम्प्लॉइज भी कभी कभी कम सैलरी पे काम करने को तैयार है, क्योंकि उसे एनवायरनमेंट अच्छा मिल रहा है, उसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसे रिकॉग्निशन मिल रही है, उसको सोशल स्टेटस मिल रहा है, या एम्प्लॉयर उसका कुछ अलग तरीके से उसको बेनिफिट दे देता है, राइट। अलग तरीके से मतलब सेटिस्फेक्शन उसको मिलता है, रिकॉग्निशन, पहचान मिलती है। तो एज अ ह्यूमन बीइंग कस्टमर भी एक्सपेक्ट करता है कि उसके साथ विनम्र व्यवहार किया जाए, कर्शियस सर्विस एंड फेयर डीलिंग्स फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस के साथ फेयर डीलिंग हो। तो एम्प्लॉय आगे देखता है बिजनेस एंटरप्राइजेस को, किस लिए कि साहब उसको ऐसा नहीं कि नौकर समझ के रखा जाए, उसको भी एक हिस्सेदार समझ के रखा जाए, है ना। ऐसा नहीं है कि उसके साथ कोई इंफीरियर बिहेवियर हो, राइट, कि उसको जितना काम कर रहा है उसके लिए कम पेमेंट मिले, फेयर वेजेस मिले, हेल्थी वर्किंग कंडीशन मिले, राइट। कई बार मालूम है ना, हेल्दी वर्किंग कंडीशन अगर अच्छी दे रखी है, सैलरी अगर कम दे रहे हो तो एम्प्लॉय आपके पास टिका रहेगा। लेकिन अगर आप सैलरी ज्यादा दे रहे हो लेकिन हेल्दी वर्किंग कंडीशन नहीं, तो नहीं टिकेगा। तो दोनों चीजों का रोल है, केवल एक चीज से नहीं होता है, केवल पैसा सब कुछ नहीं करता है, राइट। जॉब सेटिस्फेक्शन भी बहुत चीज होती है। मैं एक पर्सन से मिल रहा था, एक TCS के एम्प्लॉय हैं, अधिक मतलब उसमें अच्छे, उसमें मैनेजर पोस्ट पे। तो मैंने उनसे सैलरी पूछा तो उन्होंने बताया कि साहब हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में है ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है, फर्क नहीं पड़ता कि हमें कितनी सैलरी मिलती है, हालांकि कम नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी हम प्राइड से कहते हैं कि हम TCS में काम करते हैं। क्यों उन्होंने ऐसा कहा? उसके पीछे रीजन ये था, उन्होंने बताया कि साहब टाटा ग्रुप का 40%, सॉरी 60% जितना भी प्रॉफिट्स का होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है चैरिटेबल एक्टिविटीज में, फाउंडेशनल एक्टिविटीज में, सोशल एक्टिविटीज में। बचे हुए 40% पे वो सर्वाइव करती है। तो ये बहुत बड़े प्राइड की बात है कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जिसमें 40% पे भी हमें अच्छा एक हैंडसम अमाउंट मिल रहा है। तो ये एक सोशल स्टेटस वाली बात है। और हमेशा जो टाटा ग्रुप है अपने एम्प्लॉइज का बहुत अच्छा ध्यान रखता है, वो पायनियर है सोशल रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस में, सोशल सर्विसेज में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। तो एम्प्लॉइज का बहुत अच्छा ध्यान रखने वाला अगर कोई ग्रुप है जिसने इन इनिशिएटिव्स को किया स्टार्ट, वो है टाटा ग्रुप। तो कहने का मतलब अगर वो 40% पे इतना ध्यान रख पाता है वर्किंग एनवायरनमेंट का, एम्प्लॉइज का सेटिस्फेक्शन का, तो अगर वो 100% पे ऑपरेट करता तो सबको पीछे छोड़ जाता। ये बात समझने लायक है।
तो ये सब जॉब सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ी चीज होती है। सैलरी थोड़ी कम भी हो तो कोई बात नहीं होती है, हम कहाँ काम कर रहे हैं, राइट, मैटर करता है। कितने पे काम कर रहे हैं हमेशा मैटर नहीं करता है, दोनों चीजें मिला के वैल्यू दे सकते हो नेक्स्ट। लेकिन वो ऐसा भी नहीं कि बहुत कम देता है, कम नहीं होता है वो। उस पर्सन के जो पेमेंट थी वो 55,000 थी, तो वो कम नहीं है, राइट। और प्लस अदर बेनिफिट्स भी थे उनके। तो इसके बाद आपका जो है नेशनल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। नेशनल ऑब्जेक्टिव्स में अचीवमेंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। अच्छा, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स की जब भी हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारा ग्लोबल प्रेजेंस की तरफ मोटिव होना चाहिए, हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ मोटिव होना चाहिए। हम उन क्षेत्रों का विकास करें जो पिछड़े हुए हैं डेवलपमेंट में, राइट। तो कैसे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजर होता है, नेशनल इनकम से मेजर होता है। अगर हम कंट्री में प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का एडिक्वेट दे पाते हैं, सेल्फ सफिशिएंसी के लेवल तक हम पहुंचा पाते हैं कंट्री में, एज अ बिजनेसमैन, एज अ प्रोड्यूसर, तो हम नेशनल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, राइट। ये हमारा पहला पॉइंट है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, बिजनेसमैन का एटीट्यूड ये होना चाहिए कि साहब हम केवल बाहर से ना मंगाएं, हम इतने कैपेबल हो जाएं कि हम भी एक्सपोर्ट करें, लोग हमसे मांगे, दूसरी कंट्रीज हमसे मांगे, हम इतना एडिक्वेट आउटपुट करें। क्लियर। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब कोई इंपोर्ट करना हमारी मजबूरी भी है, तो हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बना लें कि हम उस इंपोर्टेड प्रोडक्ट की जगह दूसरा प्रोडक्ट यूज कर सकें, उसे हम कहते हैं इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, ठीक है। और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एंड एंसिलरी इंडस्ट्रीज, मतलब स्मॉल स्केल छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ाना, उनसे जुड़ी हुई चीजों को, एक्टिविटीज को डेवलप करना, बैकवर्ड रीजन्स को डेवलप करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना कंट्री का। अब देखो साहब, मैंने कहा था आज हम ना वो करेंगे ऑब्जेक्टिव और क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। तो आगे बीच में इवोल्यूशन भी दे रखा है। इवोल्यूशन का मतलब बिजनेस कैसे डेवलप हुआ धीरे धीरे। बार्टर सिस्टम मतलब पहले लोगों को जरूरत थी, मेरे पास ये है तुम्हारे पास ये है, मेरे पास कपड़ा है तुम्हारे पास अनाज है, मुझे अनाज चाहिए तुम मुझे अनाज दे दो, तुम्हें कपड़ा चाहिए तो मुझसे कपड़ा ले लो। कोई आइसक्रीम घर बेचने आया, उससे आइसक्रीम ले लिए, एक मुट्ठी वो दे दिया। मतलब इसमें एक लैक थी, क्या थी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्रॉपर नहीं था। उसने मुट्ठी भर के दिया तब भी उसको कम लगा, राइट, और उसने थोड़ा सा दिया तब भी उसको ज्यादा लगा। तो ये एक ड्रॉबैक था उसका। फिर आगे हमारी डेवलप हुई विलेज इकोनॉमी। विलेज इकोनॉमी में क्या हुआ कि साहब डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे वो लोग डेवलप बीज उगाने लगे और एनिमल्स को पालने लगे, जमीन की रखवाली करने लगे पूरे कम्युनिटी के बेनिफिट्स के लिए। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने विलेज लेवल पे सेल्फ सफिशिएंट होना चालू किया, लेकिन वो इकोनॉमी विलेज लेवल पे रह गई, फिर उसको बढ़ाया गया। बीच में मनी को लाया गया बार्टर सिस्टम को एलिमिनेट करने के लिए। तो फिर मनी एज अ ग्रेट मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में हमारे सामने आया। हमारी ये समस्याएं बार्टर सिस्टम की और विलेज इकोनॉमी की दूर हुई। एक फेयर प्राइस हम सेट कर पाए कि जो हम दे रहे हैं उसके बदले में हमारा क्या पैसा आना चाहिए। तो पैसा एक कांस्टेंट और एक रेगुलर और एक फेयर मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में हमारे सामने पॉसिबल हुआ। पैसे को, मनी को हम क्या बोलते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट। भाई जो बात कर रहे थे कि वो हमेशा ड्रॉबैक रहेगा कि मेरे को ज्यादा मिल गया उसको कम मिल गया बार्टर सिस्टम में, तो ये ड्रॉबैक इसने मनी ने दूर कर दिया। वैल्यू फिक्स हो गई कि साहब नाज है तो उसका रेट ये है, आइसक्रीम है तो इसका ही रेट ये है, कपड़ा है तो इसका रेट ये है, उस हिसाब से हम एक्सचेंज करेंगे, ठीक है जी। फिर इसके बाद टाउन इकोनॉमी, मतलब विलेज से बढ़ के इकोनॉमी कहाँ पे आई, टाउन, सिटी लेवल पे, राइट। सिटी लेवल पे मतलब बैंकिंग फैसिलिटीज डेवलप करने को लगे। जो विलेजेस में हम प्रोडक्शन कर रहे थे वो हम टाउन के लेवल पे लाके बेचने लगे। और पढ़ाई के लिए गांव से लोग यहाँ आने लगे, लेबर वहां से सिटीज में आने लगी, ट्रेडर्स डेवलप हो गए, दुकान मतलब जो उगाने का काम विलेज लेवल पे उन्होंने किया, गांव में जो हमारे फार्मर्स हैं। लेकिन उनके प्रोड्यूस को अल्टीमेट यूजर तक पहुंचाने का काम टाउनशिप के लोगों ने किया। तो वहां से ट्रेडर्स आए, तो चीजें इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ी। फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। फिर ये इंपॉर्टेंट चेंजेस हमारे इंजीनियरिंग के, लोहे के उद्योग के, टेक्सटाइल्स के, केमिकल के, कोल के, ट्रांसपोर्ट के, राइट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के हुए। फिर आज हमारा जो बिजनेस है वो मॉडर्न लेवल पे है। हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी है प्रोडक्शन करने की।
आज हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो केवल एक छोटे लेवल पे, विलेज के लेवल पे नहीं करते हैं, लार्ज स्केल करते हैं, स्पेशलाइज प्रोडक्शन होता है। आप देखिए कि पहले कपड़े में हाथ से बनाई होती थी तो उसका अलग साफ दिखती थी सिलाई, लेकिन अगर मशीनों से होती है तो दिखती नहीं है, वो अंदर ही रहती है, फिर भी बहुत मजबूत होती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारी इंडस्ट्रीज, बिजनेसमैन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंजीनियर्स, साइंटिस्ट लगाए हुए हैं कि ट्रायल एंड एरर कीजिए, उसमें वो खर्चा करते हैं और उससे कोई अच्छा रिजल्ट आता है तो वो यूज किया जाता है, उसको पेटेंट कराया जाता है और आगे बढ़ने के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। और जब हम कॉम्पिटेंट हो जाते हैं ना टेक्नोलॉजी के रूप में, इनोवेशन के रूप में, यूटिलिटी के रूप में, तब पॉसिबिलिटी होती है इंटरनेशनल ग्रोथ की, है ना। फिर हमारी पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेस बनी, ये सब है। अभी हम बात करेंगे मेनली, जो मैंने कहा दूसरा हमारा टॉपिक क्या है, वो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। देखिए यहाँ पर जो ये चार्ट आपके सामने दिया है ना, कंपोनेंट्स दिए हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये हमें देखना है। तो बिजनेस एक्टिविटीज के बाद हमारा जो कंपोनेंट्स है बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर, वो हमें देखना है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंपोनेंट्स। बिजनेस सबसे ऊपर दिया है आपको, फिर क्या दिया है, इंडस्ट्री, फिर क्या दिया है, कॉमर्स। अगर आप बिजनेस की बात करो ना, तो बिजनेस ऐसा नहीं हो सकता कि खरीदना बेचना, उसमें आपको बनाना भी है। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल बनाना, खरीदना, बेचना, उसके बाद आपको यूजर तक पहुंचाना भी है। और यूजर तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत सारी सर्विसेज का सहारा लेना पड़ेगा जो हमारी कॉमर्स के अंदर आती हैं, राइट। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मैन्युफैक्चर एंड एक्सेलरीज टू ट्रेड। तो ऐसी सर्विसेज जो अल्टीमेट यूजर तक पहुंचाने के लिए हमें जरूरी होती हैं, बैंकिंग की होती हैं, इंश्योरेंस की होती हैं, एडवर्टीजमेंट की होती है, ठीक है, इस तरीके से होती हैं शॉर्ट में। अब ये चार्ट पूरा आपको बात बता रहा है कि बिजनेस के अंदर हम कौन सी इंडस्ट्रीज इंक्लूड करते हैं। एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ये हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं, है ना। और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर कौन सी चीज आती है, ट्रेड, मैंने बताया ना, खरीदना बेचना, ट्रेड। ट्रेड के अंदर क्या आएगा कि आप अपनी कंट्री में ट्रेड करो, होलसेल, इकट्ठा, या फिर रिटेल में। ट्रेड में दूसरा आएगा फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मतलब अपनी कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हो और यहाँ पर जो भी आप बना रहे हो उसको पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हो, रेस्ट ऑफ कंट्रीज से आप डील कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो उसको। अगर आप बाहर की कंट्री से माल खरीदते हो कहते हैं इंपोर्ट, बेचते हो कहते हैं एक्सपोर्ट, एक कंट्री से मंगाते हो और दूसरी कंट्री में पहुंचाते हो, राइट, तो उसे कहते हैं री एक्सपोर्ट, ठीक है। फिर हमारा क्या है, इन सब कामों के लिए, ये छोटे मोटे काम नहीं है, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड छोटे मोटे काम नहीं है, इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है इंडस्ट्री के लिए, सेटअप के लिए। और ट्रेड में इन्वेस्टमेंट उससे कम होता है, एक्सलरीज टू ट्रेड में उससे इसमें मीडियम, इसमें ज्यादा होता है, ट्रेड में कम होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक्सलरीज टू ट्रेड में भी ज्यादा होता है, क्योंकि एक्सलरीज टू ट्रेड क्या करती है, इन सारी चीजों को फैसिलिटेट करती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को क्या फैसिलिटेट करेगा, बैंकिंग। क्या फैसिलिटेट करेगा, ट्रांसपोर्ट। क्या फैसिलिटेट करेगा आपका जो है इंडस्ट्री को और ट्रेड को, इंश्योरेंस। सामान जो बनाया कहाँ रखना है, वेयर हाउस में। बहुत से लोग केवल यही वाला बिजनेस करते हैं ना, कि उनका वेयर हाउस है, कोल्ड स्टोर है, सामान रखते हैं सही तरीके से, बस उसका किराया लेते हैं, राइट, टाइम के लिए, और क्वालिटी उसकी मैनेज रखते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है। आपने रेलवे के बाहर देखे होंगे बड़े बड़े गोडाउन, वेयर हाउसेस, जो सामान जो आ जाता है उसको रखते हैं। एडवर्टीजमेंट का तो बहुत बड़ा सेक्टर है साहब, आपने बना लिया लेकिन बेचोगे कैसे, बताओगे कैसे क्या बनाया है, एडवर्टीजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। फिर अदर सर्विसेज है। तो बात ये है कि बिजनेस केवल आपका जो है इंडस्ट्री नहीं होता, उसमें इंडस्ट्री के साथ साथ ट्रेड भी होता है, और ट्रेड के साथ साथ एक्सेलरीज टू ट्रेड भी होता है, राइट। और ये दोनों चीजें जो ट्रेड और एक्सेलरीज टू ट्रेड है, कॉमर्स के अंदर आती हैं। कॉमर्स इज अ वेरी वाइड स्कोप ऑफ लर्निंग, राइट। अभी जरा इंडस्ट्रीज के हम बात पकड़ लेते हैं। एक्सट्रैक्टिव का मतलब होता है जो भी अवेलेबल है अभी मार्केट में, सॉरी, रिसोर्सेस के रूप में नेचर के पास, वहां से एक्सट्रैक्ट करो, जमीन से निकालो मिट्टी, राइट, और सोना बना दो। बहुत पॉसिबल है, जमीन से निकालो मिट्टी, सोना बना दो। जमीन एक्चुअली होती सोना ही है, क्योंकि जो फूड उसमें से निकल रहा है ना, जो उसमें से आप क्रोप्स निकल रही है ना, वो आप मनी में कन्वर्ट करते हो, तो दैट इज इक्वल टू गोल्ड। तो और वो गोल्ड ज्यादा जरूरी है हमारे लिए ना, मेन गोल्ड से। अगर जमीन ये वाला सोना नहीं उगलेगी तो भूखे मरेंगे लोग।
तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज कहाँ से? जमीन से आप निकालते हैं एग्रीकल्चर के रूप में। अफॉरेस्टेशन, जंगल से आप रिसोर्सेज लेते हैं, राइट, लकड़ी लेते हैं और फिर उसको मल्टीपल यूजेस में यूज करते हैं। माइनिंग, कभी बहुत सारी माइन है, खान है, कोयले की है, तेल के कुएं हैं, राइट, वहां से आप लेते हैं। फिशिंग, समुद्र है, राइट, नदियां हैं जहां से आप फिशेस लेते हैं। तो मतलब आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं चीजों को, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है। तो हम अर्थ, वाटर और एयर से अगर कोई भी एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक का क्या मतलब होता है? आप उसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे, आप कोई अवेलेबल एनिमल को, अवेलेबल कैटल को डेवलप कर रहे हैं या फिर प्लांट को डेवलप कर रहे हैं, राइट। तो इसमें हम पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन उद्योग, कैटल ब्रीडिंग, जानवरों को बढ़ाना, सैपलिंग्स, पौधों को बढ़ाना, राइट। तो इन इंडस्ट्रीज को हम इंगेज करते हैं ब्रीडिंग में और मल्टीप्लाई करने में सर्टेन स्पीसीज, प्लांट की और एनिमल्स की। आप देख सकते हैं कोई दवाई से रिलेटेड काम में आने वाला प्लांट है तो उसको बढ़ाना है हमें, राइट। तो इस तरीके की चीजें। अब जैसे गिलोय यूजफुल हो रही है ना कोविड में, तो गिलोय की खेती बहुत हो रही है, राइट। पहले उसको जंगलों में ऐसे हटा देते थे, फेंक देते, मतलब काम भी नहीं आता। अब सब लोग उसमें लगे हुए हैं कि आ जाए मिल जाए, है ना। उसकी खेती हो रही है अलग से और वो तो एक्सपोर्ट भी हो रही है इंडिया से, क्योंकि बहुत फेमस प्रोडक्ट हो गया हमारे जो कंट्री का। बाबा रामदेव जी ने तो उसको ब्रांडेड पेटेंट करा दिया। तो ऐसा है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव के बाद कौन सा है? जेनेटिक। जेनेटिक के बाद कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब ऐसे बिजनेसमैन जो काय में लगे हुए हैं बिल्डिंग बनाने में, डैम बनाने में, डैम माने बांध, पानी रोकने का काम, ब्रिज बनाने में, रोड बनाने में, कैनल, सुरंग बनाने में। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अगली। मैन्युफैक्चरिंग में आपको क्या बनाना है? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है आप या तो रॉ मटेरियल से रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो। तो बीच में एक प्रोसेस होती है वर्क इन प्रोग्रेस, राइट। रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो तो बीच में एक प्रोसेस होती है सेमी फिनिश्ड या फिर वर्क इन प्रोग्रेस। तो ऐसी इंडस्ट्रीज यूटिलिटी क्रिएट करती हैं और प्रोडक्ट को सप्लाई करती हैं जो कौन से होते हैं? डेली यूज वाले। इसको हम इन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एनालिटिकल। इसमें हम सजेस्ट करते हैं एग्जाम्पल के रूप में ऑयल रिफाइनरी। एनालिटिकल का मतलब होता है कोई प्रोडक्ट फाइनल यूज तक पहुंचने के लिए मल्टीपल प्रोसेस से होकर गुजरता है, मल्टीपल प्रोसेस से। अभी जैसे ये व्हाइट पेट्रोल से ना एरोप्लेन उड़ता है, लेकिन व्हाइट पेट्रोल की स्टेजेस बहुत होती हैं। क्रूड ऑयल को क्रश करना पड़ेगा, रिफाइन करना पड़ेगा और वेरियस प्लांट से होकर गुजरेगा। और वो फाइनल प्रोडक्ट बनने के से पहले बीच में ना येलो पेट्रोल भी बन जाएगा, उसमें से ग्रीस भी निकलेगा, उसमें से केरोसिन ऑयल भी निकलेगा, उसमें से डीजल भी निकलेगा, उसमें से मोम भी निकलेगा। तो जब ऐसी डिस्टिंक्टिव प्रोसेस होती हैं तो उसे हम एनालिटिकल कहते हैं। ऐसी सीमेंट इंडस्ट्री भी एनालिटिकल है ना। गैसोलाइन, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये सब हमारा जो है एनालिटिकल में आता है। सिंथेटिकल, सिंथेटिकल का मतलब ये सीमेंट जो बोला था मैंने, सिंथेटिकल में आता है। इन इंडस्ट्रीज में दो या दो से ज्यादा मटेरियल्स को कंबाइंड करके मिक्सचर बनाते हैं नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे आपका कंक्रीट मिक्सचर, जिप्सम और कोयला और सीमेंट, ठीक है। मतलब सीमेंट कैसे से बनता है? कंक्रीट मिक्सचर, जिप्सम और कोल को मिला के, तब वो इतना मजबूत बनता है, बिल्डिंग खड़ी रहती है ना। अगली है आपकी प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि ऐसी इंडस्ट्री जो इंगेज है रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके प्रोडक्शन के डिफरेंट स्टेजेस तक पहुंचाने में। उसमें आती है टेक्सटाइल, शुगर, आयरन, स्टील। अगली है असेंबलिंग। मतलब कोई एक प्रोडक्ट नहीं बनाते वो, मतलब कोई भी एक भी प्रोडक्ट नहीं बनाते वो अलग अलग जगह से प्रोडक्ट लेते हैं, उसको मिक्स करते हैं, फिर एक कंबाइन करके हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है। एग्जाम्पल के रूप में मारुति सुजुकी को ले लो, राइट। आप उसकी कार खरीदते हो, चलाते हो, देखते हो, लगा होता है लोगो। इंजन उसमें सुजुकी का है, कुछ पार्ट्स उसमें मारुति के हैं और सारे पार्ट्स उनके खुद के नहीं हैं। उसमें जैसे मान लो ग्लास कहीं से मंगाया, सीट कहीं से मंगाई, राइट, एक्सेसरीज कहीं से मंगाई, है ना, फिल्म कहीं से मंगाई, विंड स्क्रीन कहीं से मंगाई, फाइनली सारी चीज, बैटरी कहीं से मंगाई, बैटरी एक्साइड की लगी है, एमरॉन की लगी है, फाइनली असेंबल कर दिया, कार तैयार हो गई। तो दिस असेंबलिंग, राइट। साइकिल बनाना, रेडियो बनाना, टेलीविजन बनाना, वॉचेस बनाना,
ऑटोमोबाइल्स, मैंने बोल दिया कार का एग्जांपल सामने आपके। कॉमर्स बहुत ब्यूटीफुल चीज होती है कॉमर्स, हम सब कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो कॉमर्स हैज अ वेरी वाइड स्कोप, क्योंकि कॉमर्स का ही बंदा वो होता है जो साहब आप बना तो लोगे लेकिन कहाँ बेचोगे, कितने में बेचोगे, कैसे बेचोगे, ये कॉमर्स वाला बताता है। तो ये हमारे आगे के टॉपिक्स हैं, यहाँ तक हमें आज करना है, आगे हम करेंगे इस सब के बारे में, ठीक है। तो बेटर एडवाइस ये है कि जो भी आप सीखो ना उसको सेम डे नोट्स बनाकर, लिखकर, रिवाइज करके प्रैक्टिस जरूर करो। थैंक्स फॉर, गेट बैक टू यू अगेन, अंटिल नेक्स्ट टाइम।